अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम MBA एंड यू आर वाचिंग MBA लर्निंग। कल हमने पढ़ा था इनपुट से पहले पहले तक, यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में टाइप कन्वर्जन तक पढ़ा था। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट। और जो मेरे भाई जो हैं जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और पिछली वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप उनको शुरू से सुने अगर आपको समझ नहीं आती। तो नेक्स्ट हम इनपुट शुरू करेंगे, आज असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे और आउटपुट पढ़ेंगे। ठीक है, चलें अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट आ जाती है। इनपुट यानी कि हमने जो है कोई भी वैल्यू जो है वो इन करवानी है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हमने असाइन करनी है। ठीक है, तो कोई इनपुट के हम मेमोरी तब तक इनपुट नहीं करवा सकते जब तक हम कि हमारे पास कोई मेमोरी ना हो जिसमें हमने इनपुट स्टोर करानी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हम कोई मेमोरी एलोकेट करें, फिर उस मेमोरी के अंदर डाटा पुट कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कि मेमोरी कैसे हम एलोकेट करेंगे, मेमोरी क्या है, कैसे एलोकेट करेंगे। तो उसके लिए वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए, एलोकेट यानी कि बनाने के लिए, मेमोरी बनाने के लिए, मेमोरी में जगह बनाने के लिए, मेमोरी एलोकेट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। सबसे पहले कांस्टेंट। इनको कांस्टेंट में क्या होता है कि ये जब ये मेमोरी हम एलोकेट करते हैं तो ये मेमोरी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जो जब प्रोग्राम रन कर दिया है तब ये वैल्यू सेम ही रहनी है, पूरे प्रोग्राम में हम इसको तब्दील नहीं कर सकते। जैसे कांस्टेंट काम कंटेंट होता है, वही उसी कंटेंट के मुताबिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो हम शुरू पे डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स के बराबर मिलीमीटर्स में तब्दील करना है। तो हम उसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में तब्दील करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई करना है हम ऊपर लिख लेंगे कि सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, और नीचे बाद में वो 10 मिलीमीटर लेना है, वो नहीं चेंज होना। हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें तो किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 के इक्वल लिख लेंगे। तो इस तरह हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि पूरे प्रोग्राम के दौरान तब्दील नहीं होनी होती। और उसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ होती हैं कि जिनको प्रोग्राम के दौरान तब्दील किया जाता है। अब कांस्टेंट की हम एग्जांपल जो है यहाँ पर लेते हैं। कांस्टेंट को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम इनको यहाँ पे बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आमतौर पे हम बाहर करते हैं क्योंकि पूरे प्रोग्राम के दौरान चेंज तो होना नहीं है, तो इसके अंदर और बाहर करने से क्या फ़र्क पड़ता है वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बस ये है कि बाहर जो है ना वो इसलिए करते हैं ताकि पूरे प्रोग्राम में चले, सिर्फ इसके अंदर ना चले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करवाता हूँ कोई वेरिएबल डिक्लेयर। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल कह रहा हूँ, कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए कांस्ट जो है ना साथ रिजर्व वर्ड आता है। रिजर्व वर्ड जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, कॉन्स्ट जो है रिजर्व वर्ड ऐसा वर्ड जो कि पहले से हमारी लाइब्रेरी में स्टोर हुआ होता है। यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे, तो कॉन्स्ट मैं रखता हूँ kg। और आमतौर पे ना जब हम कॉन्स्टेंट लिखते हैं तो ये ट्रेंड है, ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड है, यानी कि आप आसानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेंड ये है कि हम ना कॉन्स्टेंट को जब डिक्लेयर करते हैं तो हम बड़े लफ्ज़ों में लिखते हैं ताकि हमें पता चल सके ये कांस्टेंट है। और नहीं तो आप छोटे में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो kg को इज इक्वल टू मैं रख देता हूँ 1000। और कौन से पहले अब ये kg किस टाइप का होना चाहिए, तो वो डाटा टाइप भी लिखनी है। तो ये मैं इसको इंटीजर डाटा टाइप का रख लेता हूँ। और इंटीजर भी एक रिजर्व वर्ड है और इससे डाटा टाइप हम अपने पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं एंड कर देता हूँ। तो जब कोई भी आप कोड लाइन लिखते हो ना तो कोड लाइन के बाद ये टर्मिनेटर होता है, ये लगाना ज़रूरी होता है। अब इसको मैं सी आउट कर मैं पहले करता हूँ। चलो मैं पहले ना इसको प्रिंट करवाता हूँ स्क्रीन पर। अब ये सी आउट की परेशानियाँ ना लें, ये आज आप पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो अभी इसके बारे में आप मत सोचिएगा। ये क्या प्रिंट हो गया इतना लंबा। तो यहाँ पे अब मैं प्रिंट करवाता हूँ kg। तो यूजिंग
1000 इसने प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं kg को ना एक और वैल्यू असाइन करने की शरारत करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट की तो वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। अब मैं 5 से वैल्यू देता हूँ। ओहो, ये तो एरर आ गया। कोई परेशानी की बात नहीं, हमने खुद ही गलत काम किया तो एरर तो आना ही था। तो इसलिए अब यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे हम कांस्टेंट को वैल्यू नहीं दे सकते, चेंज नहीं कर सकते। जो एक मरतबा डिक्लेयर कर दी हमने, वही वैल्यू इसकी रहनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो कॉन्स्ट, डाटा टाइप, फिर आइडेंटिफायर। डाटा टाइप जो है वो आपको मैंने बताया कि डाटा टाइप इंट लिखी थी। आइडेंटिफायर को मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। किसी भी प्रोग्राम में कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो, उनको जो नाम दिया जाता है उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे किसी भी किस्म का। यहाँ पे आइडेंटिफायर जो था वो कांस्टेंट था, तो मैंने कांस्टेंट को आइडेंटिफायर किया और फिर उसको उसकी वैल्यू दे दी। उसके बाद इंट, ठीक है, कॉन्स्ट एक रिजर्व वर्ड है। वेरिएबल क्या है कि ये कांस्टेंट चेंज है। कांस्टेंट में होता था कि आप जो वैल्यू है ना वो चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इसको डिक्लेयर करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम आइडेंटिफायर्स, इनका हम जितने मर्जी आइडेंटिफायर लिख लें। लेकिन बेस्ट वे होता है कि आप ना उनको थोड़ा अलहदा करके लिखें। जो तरीका ना लिखने का वो भी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, आगे आएगा इंशाल्लाह, उसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ और डी ले लेता हूँ। ये मैंने इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लिया। तो अब इन वेरिएबल्स को मैं डी को इधर वैल्यू देता हूँ 10। ये असाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह हम अभी पढ़ते हैं। तो और साथ में फिर मैं डी को वैल्यू दे देता हूँ 9। मैंने पहले और वैल्यू दी, अब और वैल्यू दी, और अब डी को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ले जी 9 प्रिंट हो गया, एरर नहीं दिया ये, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। तो आगे चलते हैं। अब पुटिंग डाटा इनटू द वेरिएबल। अब वेरिएबल्स में जो डाटा देना है वो किस तरह पुट करना है। हम वेरिएबल्स में डाटा पुट करने के दो तरीके हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट में डाटा पुट करने के। कांस्टेंट पे तो एक ही तरीका है, वेरिएबल्स में डाटा पुट करने के दो तरीके हैं। एक असाइनमेंट स्टेटमेंट के, ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है असाइनमेंट स्टेटमेंट की जगह इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है, रीड स्टेटमेंट भी कहते हैं इसे, इनपुट स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये दो तरीके हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है कि हम इक्वल लगा के उसको वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह वैल्यू जो है वेरिएबल को इक्वल लगा के वैल्यू असाइन कर दे, 5 लिख दे, 10 लिख दे, 5 + 10 लिख दे, 15 + 20 लिख दें, कोई भी एक्सप्रेशन, यानी कि इस तरह वेरिएबल को वैल्यू दे दी जाएगी। तो वहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे इक्वल को। ठीक है, इक्वल यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि इसने वैल्यू असाइन कर दी। और दूसरा तरीका जो होता है कि हम वैल्यू इनपुट करवाएं, यानी कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाएं। वो कैसे स्टोर करवाएंगे, वो यूज़र देगा वैल्यू, वो वैल्यू यूज़र देगा। ठीक है, और वो स्टोर हो जाएगी जाकर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, उसे वैल्यू असाइन करना सीख लिया। अब वो वैल्यू उसको देना इनपुट स्टेटमेंट के जरिए, वो कैसे करेंगे। वहाँ पे हम सी इन एक आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में बताया आपको कि एक प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं, वो हम यूज़ करेंगे। सी इन आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे, सी इन आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे, उसके साथ एक्सर्शन ऑपरेटर आएगा। सी इन का मतलब होता है कंसोल इनपुट। ठीक है, कंसोल इनपुट, तो सी इन को हम इनपुट लेंगे और इसके साथ जो ऑपरेटर यूज़ होता है ना इनपुट के लिए, वो एक्सर्शन ऑपरेटर होता है। एक्सर्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे और वैल्यू इनपुट करवा देंगे। और अगर हमने जिस टाइप का अगर रखा होता है, फ्लैट कर लो, ये माइल्स हैं, इन टाइप के हैं तो इन टाइप की वैल्यू होगी, डबल टाइप के हैं डबल टाइप की वैल्यू होगी, फ्लोट टाइप के हैं तो फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट करवाई जाए। अगर करैक्टर टाइप के हैं तो करैक्टर टाइप की वैल्यू इनपुट होगी। तो अगर आप इसको डिक्लेयर करते हो बूल टाइप का और वैल्यू इनपुट दे देते हो आप करैक्टर टाइप की, तो ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है, और इसी तरह ही अगर आप लेते हो करैक्टर टाइप का तो और वैल्यू इसको असाइन कर देते हो आप इंटीजर टाइप की, तो वो इंटीजर को एज अ करैक्टर लेगा, वो एज अ इंटीजर नहीं लेगा। ठीक है,
हर कैरेक्टर एक इंटीजर, यानी कि मैंने बताया था कीबोर्ड पे हर जो लफ्ज़ है ना वो एक इंटीजर है। 7 इंटीजर के तौर पर और चीज़ है और करैक्टर के तौर पर और चीज़ है। अगर वो करैक्टर के तौर पर लेंगे तो उसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो यानी कि जिस तरह की वैल्यू आप, जिस तरह के आपने वेरिएबल लिया होगा तो उस तरह की ही वैल्यू आप उसे असाइन कर सकते हो। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आप इनका मैं अभी प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा आगे एंड तक चलते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, इनका बहुत अच्छा यूज़ में बहुत आसानी देते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर डबल प्लस लगा देते हैं हम तो वो इंक्रीमेंट हो जाता है, अगर डबल माइनस लगा देते हैं तो डिक्रीमेंट हो जाता है। ये इसके बराबर होता है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास x वेरिएबल है, वो किसके बराबर है, x माइनस 1 के, तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ x बराबर है x प्लस 1 के, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर x प्लस प्लस, तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, और यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, इसमें क्या फ़र्क है? प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या फ़र्क है? ये देखें, x है, मैंने x को वैल्यू 5 दी, मैंने कहा इंक्रीमेंट करो और y x की वैल्यू जो है y में सेव कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 में इंक्रीमेंट होगा 6 होगा और 6 सेव हो जाएगा y के अंदर, यानी कि पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा और फिर जाके वैल्यू असाइन होगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 5 करता हूँ और x इंक्रीमेंट, यानी कि पहले y जो है वो x के इक्वल आएगा और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू 5 होगी और फिर उसके बाद x की वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू 6 होगी और फिर उसके बाद x की वैल्यू 6 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आउटपुट, आउटपुट जो क्या है वो क्या है कि हम जो प्रोग्राम के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने की, जो भी काम किया, उसको अब प्रिंट करवाना है आपने रन टाइम स्क्रीन जो है ना उस पर आपने प्रिंट करवाना है। तो हम सी आउट यूज़ करेंगे। सी आउट क्या है, ना कोई फंक्शन है ना कोई चीज़ है, ये एक प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है। क्या है, प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर। और इसके जिस तरह सी इन के साथ ऑपरेटर यूज़ होता था ना, इसी तरह इसके साथ भी ऑपरेटर यूज़ होता है। और यहाँ पे कौन, वहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर था, यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर है। यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर के यूज़ करेंगे तो इंसर्शन ऑपरेटर का डबल लेस देन का साइन है, ठीक है। तो इंसर्शन ऑपरेटर के साथ हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं, कोई एक्सट्रैक्शन प्रिंट करवा सकते हैं, कोई वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, कोई भी मैनिपुलेटर प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब उसके बाद सी आउट में ना आमतौर पे दो करैक्टर्स यूज़ होते हैं। मैं एक करैक्टर का आपको बता चुका हूँ, एक करैक्टर जो है मैंने बैकस्लैश यानी एक करैक्टर आपको बताया था ना कि ये बैकस्लैश करैक्टर जो है वो न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। इसको वाइट स्पेसिस में मैंने आपसे बयान किया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वाइट स्पेसिस में ये बैकस्लैश एन इस्तेमाल करता है, हम सिंगल क्वार्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, डबल क्वार्ट्स में, तो वहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाया। और साथ में ये मैनिपुलेटर है एंडल, ये एक मैनिपुलेटर एंडल, ठीक है। ये क्या करता है, ये नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है वैल्यू को, नेक्स्ट जैसे बैकस्लैश एन करता है ना वही ये करता है। तो इनका मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ यूज है, हम इनको मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हैं, दोनों न्यू लाइन पर ले जाते हैं कर्सर को। तो ये कुछ जो है करैक्टर्स हैं। बैकस्लैश एन जो है वो न्यू लाइन के लिए, वो मैंने आपको बताया था। बैकस्लैश टैब का आपको बताया था लेकिन साथ ही इस करैक्टर का नहीं था बताया, बैकस्लैश टी का। और बैकस्लैश बी है वो बैकस्पेस है, वो वैल्यू एक पीछे आ जाता है, एक रिटर्न कर देता है। और बैकस्लैश आर वो रिटर्न पे आ जाती है। और डबल बैकस्लैश, तो ये डबल बैकस्लैश मैंने आपको बताया था ये किसके लिए है भला, कमेंट्स के लिए। और बैक्स अगर हम ना ये सिंगल क्वार्ट्स लगाएं ना तो सिंगल क्वार्ट जो है अंदर प्रॉब्लम दे देती है, तो हम सिंगल क्वार्ट्स को अगर प्रिंट करवाना हो तो उससे पहले बैकस्लैश लगा देते हैं। और डबल क्वार्ट्स अगर हमने प्रिंट करवानी हो तो उससे पहले भी बैकस्लैश लगाते हैं ताकि डबल क्वार्ट प्रिंट हो। अगर हम इसके बगैर करते हैं ना तो प्रॉब्लम आएगी। हम उसको अब रन करके देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इसके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम,
ये मैंने ABCD किए हुए हैं। मैंने D को वैल्यू 10 असाइन की और C को वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ C इज इक्वल टू 9, C इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी दोनों को सीन करवा लेते हैं। तो सीन करने के लिए भी कोई बात होनी चाहिए ना, अब वहाँ पे कर्सर मूव करता रहे कि सीन करो, वो पता होना चाहिए कि ये कर्सर क्यों मूव कर रहा है। तो उससे पहले हम सी आउट करवा लेते हैं, CO। तो इसके साथ कौन सा ऑपरेटर आएगा, इंसर्शन ऑपरेटर। तो इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो डबल लाइन में प्रिंट करेंगे, डबल क्वार्ट्स में। तो डबल क्वार्ट्स में प्रिंट करता हूँ एंटर एनी मैं कहता हूँ एंटर एनी इंटीजर, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, कर्सर ना आगे चल जाए तो मैं इसलिए एंडल लिख देता हूँ। एंडल लिखूंगा तो कर्सर नेक्स्ट वाली लाइन पे चल जाएगा। फिर उसके बाद मैं सीन करवाता हूँ एक्सर्शन ऑपरेटर के साथ A को, ठीक है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, सी आउट करता हूँ। सी आउट करने के बाद फिर प्रॉम्प्ट लाइन, यानी कि फिर एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाता हूँ। तो इस स्ट्रिंग में मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा भला, फिर वही एंटर एनी इंटीजर नंबर। तो ये इंटीजर नंबर मैंने प्रिंट करवाया और साथ ही मैं इसको बैक स्लैश एन कराता हूँ, दोनों का यूज़ हो गया, ठीक है। अब मैं नीचे सीन करवा लेता हूँ और साथ में मैं इसके एक्सर्शन ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो एक्सर्शन ऑपरेटर यूज़ किया तो भी रह गया था, वो इनपुट करवाते हैं। अब उसके बाद सबकी वैल्यूज़ सी आउट करवा देते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने B प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे बैक स्लैश एन यूज़ करना ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं यहाँ पे एंडल यूज़ करता हूँ। एंडल यूज़ इसलिए इनके ना मुख्तलिफ यूज हैं, जहाँ पे जो आसान रहे वही यूज़ कर लेगा। तो एंडल यूज़ करता हूँ, सबसे पहले A प्रिंट करते हैं, A B प्रिंट करते हैं, C प्रिंट करते हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चल जाएगा। उसके बाद D प्रिंट करते हैं और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन। अब ये एंड हो रहा है तो यहाँ पे आखिर पे टर्मिनेटर लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसे रन करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है एंटर एनी इंटीजर, ये फर्स्ट वाली वैल्यू अब मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 मैं 2 दे देता हूँ। फिर कह रहा है एंटर एनी इंटीजर नंबर, दूसरी वैल्यू अब मांग रहा है। तो यहाँ पे A की 2, B की 3, 5 एंड 10 ले। अब सी आउट और सीन और असाइनमेंट ऑपरेटर और वेरिएबल्स और आपने कॉन्स्टेंट्स पढ़ ली, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। इजाज़त दें मोहम्मद बिन अतीक को। अल्लाह हाफिज़।